नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज फिर से एक नए आर्टिकल के साथ आया हूँ और आज का आर्टिकल है ए स्ट्रॉन्ग इंडिया वुड एक्ट एज काउंटर बैलेंस टू चाइना। यूएसए ने कहा। एक्चुअली ये पूरे आर्टिकल में एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है यूएसए का, जिसे उन्होंने जानबूझ के डिक्लासिफाइड कर दिया, यानी पब्लिक के सामने रख दिया। उस डॉक्यूमेंट के बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा हुआ ये बताने की कोशिश की गई है। तो जो डॉक्यूमेंट है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी बात की गई है। लगभग 10 पेज का डॉक्यूमेंट है, लेकिन जो उसमें सबसे इंटरेस्टिंग है और जिसमें इंडिया का इंटरेस्ट है वो ये है कि उसमें इंडिया के बारे में बात की गई है, इंडिया के कंसर्न्स के बारे में बात की गई है और इंडिया कैसे यूएसए का एक बेहतर पार्टनर बनने वाला है फ्यूचर में, या अब तक बन चुका है, उस बारे में बात की गई। तो ये आर्टिकल पूरी तरह से उस पर डिपेंड है और पूरी तरह से ये बताने की कोशिश की गई कि इंडिया के बारे में यूएसए आज की तारीख में क्या सोचता है। तो बहुत कुछ जानने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। यूएसए की जो सोच है इंडिया के बारे में, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले 4 सालों में जो सोचा है इंडिया को लेकर, वो सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बताई गई हैं उस डॉक्यूमेंट के थ्रू, जो एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाइड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर यूएसए क्या बोलना चाहता है इस डॉक्यूमेंट के थ्रू और इंडिया का इसमें क्या कंसर्न है। तो आर्टिकल शुरू होता है, ए स्ट्रॉन्ग इंडिया वुड एक्ट एज काउंटर बैलेंस टू चाइना। यूएसए ने बोला, तो यूएसए ने ऐसा बोला है कि चीन के खिलाफ शक्ति संतुलन बनाएगा मजबूत भारत। यानी यूएसए का ऐसा मानना है कि अगर चीन के खिलाफ शक्ति संतुलन बनाए रखना है तो उसके लिए जरूरी है कि भारत को मजबूत किया जाए। एक मजबूत भारत ही चीन का एक विकल्प बन सकता है इस एरिया में। तो ऐसा यूएसए का मानना है और इससे उसने अपनी इस एक जो डॉक्यूमेंट उसने डिक्लासिफाइड किया है उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। तो ये ऑब्जेक्टिव है चाइना के ऊपर इंडिया का। चाइना को लेके यूएसए इंडिया के थ्रू ऐसा सोचता है कि वो ऐसा मानता है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो चाइना को काउंटर बैलेंस कर सकता है इस एरिया में। अब जबकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जाने के दिन नज़दीक हो गए हैं, बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो जाने वाले और बाइडेन साहब की एंट्री होने वाली है। उससे पहले ही उन्होंने अपना एक डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाइड कर दिया। वो जो डॉक्यूमेंट था वो यूएसए का स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क था जो इंडो पैसिफिक रीजन पे था। ये 2018 से चल रहा है। तो ये जो 10 पेज का डॉक्यूमेंट था उसके जो ऑब्जेक्टिव है और उसकी जो स्ट्रेटजी है चाइना को लेके, नॉर्थ कोरिया को लेके, इंडिया को लेके और जो दूसरी कंट्री है उनको लेके इंडो पैसिफिक रीजन में इसके बारे में इस डॉक्यूमेंट में बात की गई है। यूएसए का ऐसा मानना है, इस डॉक्यूमेंट में वो बोल रहा है कि यूएसए की जो स्ट्रेटजिक प्राइमेसी है या इस रीजन में और स्पेशली जो अपना जो लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, उसे अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है या उसे कोई रोकने की कोशिश कर रहा है तो चाइना क्या कर रहा है कि एक इनटॉलरेंस का इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है इस एरिया में, ताकि वो यूएसए को इस एरिया से रोक सके। तो ये यूएसए के लिए सबसे पहला नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज है आज की डेट में। इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये बातें बोली गई है। और जो 2 चैलेंज है उसमें जो दूसरा चैलेंज है वो नॉर्थ कोरिया है, जिसका कि हमेशा खतरा बना रहता है यूएसए के लिए। तो यूएसए के लिए नॉर्थ कोरिया भी एक अपने आप में चैलेंज है। और जो तीसरा चैलेंज है वो ये है कि यूएसए को अपनी जो इकोनॉमिक लीडरशिप है उसे ग्लोबली एडवांस करना है। वो चाहता है कि अपनी जो इकोनॉमिक लीडरशिप है जो कुछ हद तक अब कम हुई है, ताकि चाइना, जिस वजह से चाइना आज की डेट में नंबर 1 बनने की होड़ में लगा हुआ है, तो अगर उसे रोकना है तो अपने आप को फिर से इकोनॉमिकली डेवलप करने की जरूरत है यूएसए को। तो ये भी उसके लिए एक चैलेंज है और इस पर भी यूएसए काम करना चाहता है। तो ये 3 इशूज़ हैं। 3 इशूज़ के बारे में गंभीरता से इस पूरे डॉक्यूमेंट में बात की गई है। उसमें आगे बोला जा रहा है कि जो इंडिया के रिगार्ड्स में वो ये है कि यूएसए ऐसा मानता है कि इंडिया उसका एक डिज़ायर्ड पार्टनर है, एक ऐसा स्टेट है जिसे यूएसए आज की डेट में पसंद करता है और चाहता है कि इंडिया उसका एक लंबे समय तक एक सिक्योरिटी पार्टनर बना रहे, ताकि दोनों को जो कंट्री हैं वो एक दूसरे के साथ मेरीटाइम सिक्योरिटीज़ का जो उसी इशूज़ है उसमें कॉपरेट करते रहें, उसमें पूरी तरह से इस ढंग से कॉपरेट करें कि उसे पूरी तरह से सुरक्षित रख सकें, उसे सुरक्षा प्रदान कर सकें और जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसे काउंटर कर सकें, स्पेशली साउथ एशिया रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया रीजन में और जो दूसरे रीजन है जहाँ पे दोनों के म्यूचुअल कंसर्न्स है वहाँ पे चाइना को काउंटर कर सकें। तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि इंडिया और यूएसए की जो कोऑर्डिनेशन है या सिक्योरिटी जो पार्टनरशिप है वो लंबे समय तक बनी रहे, ऐसा यूएसए मानता है। और बहुत सारे जो इस डॉक्यूमेंट में बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है जिसे इंक्लूडिंग जो इंडिया का सेक्शन है उसको भी फिर से उसे रीराइट किया गया, या आप बोल सकते हो उसे एडिट किया गया, यानी उसमें कुछ संशोधन किया गया। जो लिखा गया था डॉक्यूमेंट उसमें बीच बीच में संशोधन किया गया, तो पब्लिश होने से पहले भी उसमें संशोधन किया गया और उसे ढंग से जो भी उसमें खामियाँ थी, जो भी उसे कमियाँ थी, उसे फिर से सुधार के फिर से उसे रीराइट किया गया। बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में भी इसमें बोला गया है। यूएसए का उद्देश्य जो है भारत को लेकर कि भारत को इस क्षेत्र में एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता बनने में मदद करना है। यूएसए चाहता है कि इंडिया को एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में इस रीजन में डेवलप करे, इंडिया की हेल्प करे, ताकि एक इंडिया बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइडर इस रीजन में बन सके, ताकि जो कि भारत के साथ एक अस्थायी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है। यूएसए का ऐसा मानना है कि अगर भारत एक बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन पाएगा तो एक अस्थायी रणनीतिक साझेदार बन पाएगा यूएसए का एक ऐसा साझेदार बन पाएगा जो आने वाले समय में लंबे समय तक चाइना के खिलाफ यूएसए की हेल्प करता रहेगा, यानी चाइना के खिलाफ यूएसए और इंडिया मिलकर एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ चाइना का मुकाबला करते रहेंगे। यूएसए और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग करने में सक्षम एक मजबूत भारतीय सेना द्वारा। और यूएसए ऐसा मानता है कि जो इंडिया की जो मिलिट्री है, स्ट्रॉन्ग इंडियन मिलिट्री जो है वो पूरी तरह से सक्षम है, ताकि वो यूएसए के साथ कोलैबोरेशन कर सके, यूएसए के साथ कोऑपरेट कर सके और यूएसए के नहीं उसके जो और भी रीजनल पार्टनर है उनके साथ भी कोऑपरेट कर सके। यूएसए इंडिया की जो मिलिट्री है इसमें पूरी तरह से सक्षम है, इस वजह से यूएसए इंडिया की हेल्प कर रहा है ताकि वो एक बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइडर इस रीजन में बन सके। ये जो यूएसए की जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसका उद्देश्य इसे प्राप्त करने के लिए वो क्या कर रहा है कि डिफेंस कोऑपरेशन कर रहा है इंडिया के साथ, एक बेहतर डिफेंस कोऑपरेशन कर रहा है और इंटर ऑपरेबिलिटी मतलब एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग का भी काम कर रहा है,
ताकि इंडिया जो है वो डोमेस्टिक इकोनॉमिक जो रिफॉर्म है उसे पूरी तरह से लागू कर सके और एक ग्रेटर लीडरशिप का रोल प्ले कर सके इंडिया ईस्ट एशिया समिट में या आसियान के जो डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस जो आसियान का जो मिनिस्टरियल या डिफेंस मिनिस्ट्रियल का जो मीटिंग प्लस का जो डायलॉग होता है उसमें एक बेहतर रोल प्ले कर सके, एक बेहतर लीडरशिप की तरह डेवलप हो सके इंडिया। उसके लिए यूएसए इंडिया की हेल्प कर रहा है। अकॉर्डिंगली क्या कर रहा है, यूएसए की जो टू डू लिस्ट है, यूएसए ने एक लिस्ट बनाई है, यानी आप बोल सकते हो कि जिस पे हम डेली काम करते हैं, एक टू डू लिस्ट हर रोज़ बनाते हैं हर लोग। तो वैसे एक यूएसए की भी टू डू लिस्ट है जो उसके प्रियोरिटी बेसिस पे जो काम को उसे करना है, उसमें उसने जो बहुत ही प्रियोरिटी दी है, यानी जिसको काफ़ी ऊपर रखा है, उसमें ये है कि वो इंडिया का सपोर्ट करता रहेगा मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली और इंटेलिजेंस चैनल के थ्रू। तो उसका यूएसए का भी मानना है कि वो इंडिया का सपोर्ट इन सारी फील्डों में करता रहेगा ताकि इंडिया जो इस एरिया की जो चैलेंजेज है उसे बेहतर ढंग से एड्रेस कर सके, जैसे कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स चाइना के साथ है या एक्सेस ऑफ वाटर का, कुछ पानी का भी इशूज़ है चाइना के साथ। चाइना क्या करता है, ब्रह्मपुत्र नदियाँ और जो बाकी नदियाँ हैं उनके जो रास्ते हैं उनको अपनी तरफ मोड़ लेते हैं, उनके पानी को अपने ही एरिया में मोड़ के रख रहा है, जबकि वो वहाँ से निकल के इंडिया की तरफ आनी चाहिए। तो ये जो इशूज़ है वाटर का, इसको भी इंडिया को फेस करना होगा। तो इसको भी रिजोल्व करने के लिए इंडिया को जरूरी है कि यूएसए उसकी हेल्प करे, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो या इंटेलिजेंस चैनल के थ्रू हो या मिलिटरी हो। और यूएसए अपनी टू डी लिस्ट में इसको सबसे प्रायोरिटी देता है ताकि वो ऐसा कर सके, या वो बताना चाहता है कि वो ऐसा करना चाहता है। लास्ट ईयर क्या हुआ था, इंडिया और चाइना के बहुत ही एक डिस्प्यूटेड एरिया जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, स्पेशली गलवान घाटी के आसपास, वहाँ पे झड़प हो गई थी, डेडलीस्ट झड़प हो गई थी, जिसमें लगभग हमारे 20 जवान और चाइनीज़ के अननोन सोल्जर्स, पता ही नहीं चला उनके कितने सोल्जर्स मारे गए। तो ये सारे लोग वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो ये लास्ट ईयर की घटना है जो हुई थी। शायद ये भी एक रीज़न है कि यूएसए चाहता है कि इंडिया की मिलिटरी भी हेल्प करता रहे ताकि इंडिया मिलिटरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे और चाइना को काउंटर कर सके। अभी लास्ट वीक जो यूएस के एम्बेसडर है जो इंडिया में आए हुए थे, उन्होंने इंडिया में यूएस के एम्बेसडर जो इंडिया में उनका नाम है केनिथ जेस्टर। उन्होंने कहा था कि यूएस का जो कोऑपरेशन है, यूएस इंडिया के साथ कोऑपरेट कर रहा है ताकि चाइना के एग्रेशन को काउंटर कर सके एलएसी पे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कोऑपरेट किया था ताकि जो चाइना का जो एक्शन है, स्पेशली उन्होंने उस बारे में बात की थी जब गलवान घाटी का इंसिडेंस हुआ था जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया लास्ट वीक आके कि हमने उस समय काफ़ी कोशिश की थी कि इंडिया चाइना को काउंटर कर सके, जो उसका एग्रेशन है, जो उसका उतावलापन है, जो पूरी तरह से ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, उसे काउंटर कर सके एलएसी पे। उसके लिए हमने इंडिया के साथ कोऑपरेट किया था। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी रही है। पहले हम लुक ईस्ट पॉलिसी की तरफ देखते थे, आजकल जब से मोदी जी आए उन्होंने बोला नहीं अभी लुक ईस्ट नहीं, अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी होगी। इस पर हमने काफ़ी काम किया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत हमारे जो आसियान के देश हैं या हमारे आसपास के जो एशिया के देश हैं उसके साथ हमने काफ़ी कॉपरेशन किया, काफ़ी कुछ किया उसके लिए। अब यूएसए भी चाहता है कि इंडिया उसमें कुछ और रोल और रोल निभाए ताकि इस एरिया में चाइना का प्रभुत्व न बन पाए। तो यूएसए इस तरह से ऐसा मानता है या ऐसे उसकी सोच है कि इंडिया को और थोड़ा सा मजबूत किया जाए कॉमन प्रिंसिपल्स को लेकर, जो यूएसए और इंडिया दोनों का कॉमन प्रिंसिपल, उस पर इंडिया को और मजबूत किया जाए ताकि इंडिया और बेहतर रोल प्ले कर सके। उसके लिए जो भी डिस्प्यूट्स हैं इस एरिया में उसे शांतिपूर्ण से सुलझाया जाए, इसके लिए वो इंडिया की हेल्प करना चाहता है। और एक जो ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेट प्रैक्टिस है, यूएसए चाइना क्या कर रहा है इस एरिया में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू लोगों को उनकी लिमिट से ज़्यादा उन्हें लोन दे रहा है, यानी इतना लोन दे रहा है कि वो लोन के थ्रू दब जा रहे हैं, उसके कर्ज के अंदर दब जा रहे हैं। छोटे छोटे देश हैं इस एरिया में जो पूरी तरह से अपनी औकात से ज़्यादा कर्ज ले रहे हैं इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू, और उसके बाद वो चाइना के कर्ज में दब जा रहे हैं, यानी उसके डेट ट्रैप में फंस जा रहे हैं। तो ये से चाहता है कि इंडिया के साथ मिलकर वो इन देशों की हेल्प करे और इन्हें उस डेट ट्रैप में ना फंसने दे। इसके लिए भी वो चाहता है कि इंडिया एक बेहतर रोल इस एरिया में प्ले करे और वो उसकी हेल्प करना चाहता है। यूएसए का जो एम है कि वो इंडिया को सपोर्ट करे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत, जिसमें इंडिया का जो एम्बिशन है कि वो एक लीडिंग ग्लोबल पावर की तरह डेवलप हो, उसके लिए और इस तरह से इंडिया को डेवलप करे ताकि वो यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया का जो विजन है उसमें बेहतर कंपेटेबिलिटी बना सके, बेहतर कोऑर्डिनेशन बना सके और इंडो पैसिफिक रीजन में एक बेहतर तालमेल के साथ काम कर सके। इसके लिए भी यूएसए इंडिया की हेल्प करना चाहता है। ऐसा मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिया जिसका कॉपरेशन होगा लाइक माइंडेड कंट्री के साथ, उसके समान उसकी जैसे सोच रखने वाली कंट्रियों के साथ तो कॉपरेशन करके चाइना को काउंटर बैलेंस कर सकता है, चाइना के इफेक्ट को कम किया जा सकता है। और ऐसा यूएसए का एक्सपेक्टेशन है, ऐसा यूएसए सोचता है कि ये जो स्ट्रेटजी होगी इससे चाइनीज़ मिलिट्री को स्पेशली उसकी इकोनॉमी को और उसकी जो डिप्लोमेसी है जिसका इन्फ्लुएंस आने वाले दिनों में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है उसको भी काउंटर किया जा सकेगा, उस पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। तो ये यूएसए की स्ट्रेटजी है इस एरिया में इंडिया को लेकर। अब चाइना का जो एम है कि वो यूएसए के अलायंस जो है या उसके पार्टनरशिप जो जिन जिन देशों के साथ है इस रीजन में स्पेशली उसे पूरी तरह से डिसॉल्व करते हैं, यानी उसे भंग करते हैं। इस तरह का चाइना का एम है। तो और आगे क्या करेगा चाइना, जैसे वो इनके पार्टनरशिप या उसके अलायंस को भंग करेगा उसके बाद एक वैक्यूम क्रिएट होगा तो उसे एक अपॉर्चुनिटीज़ की तरह लेगा और उसे फुलफिल करने की कोशिश करेगा। ये सब बातें इस डॉक्यूमेंट में कही गई हैं कि चाइना इस तरह की सोच रखता है कि उसके अलायंस को या उसके पार्टनर को पूरी तरह से तोड़ दे, तोड़ने के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हो वहाँ पर उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखे और उसे पूरी तरह से भर दे। तो इससे भी यूएसए को काफ़ी टेंशन है और इससे बचने के लिए भी यूएसए चाहता है कि इंडिया को इस एरिया में डेवलप करे ताकि इंडिया उसे काउंटर कर सके। रसिया के बारे में इस डॉक्यूमेंट में बोला गया है कि रसिया एक मार्जिनल प्लेयर का रोल अदा करेगा। रसिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा किसी भी वार में, वो एक साइड कंट्री की तरह रहेगा और चीज़ों को दूर से खड़ा होकर देखता रहेगा। जबकि यूएसए, चाइना और इंडिया एक डायरेक्ट एक्शन में रहेंगे और पूरी तरह से आने वाले समय में जो भी चीज़ें होंगी उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व रहेंगे, जबकि रसिया ऐसा करता हुआ नहीं दिखेगा।
नॉर्थ कोरिया के बारे में बोला गया है कि जो यूएस का जो ऑब्जेक्टिव है, यूएस का जो उद्देश्य है वो ये है कि वहाँ के जो शासक हैं किम, उनके शासनकाल को या उनकी जो सत्ता है या उनका जो शासन है उन लोगों को कन्विंस करें, जो प्रशासन है वहाँ पे किम का उसे कन्विंस करे कि वो अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसे पूरी तरह से सरेंडर कर दे ताकि वहाँ पे शांति बनी रहे और यही उनके लिए बेहतर होगा। तो इसके लिए भी किम को कन्विंस करने की कोशिश यूएस से करता रहेगा। उसका जो उनके जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं रॉबर्ट सी ओब्रायन, उन्होंने अपने कवरिंग लेटर में कहा है ऐसा कि जो ये डॉक्यूमेंट है वो 20 साल पहले ही डिक्लासिफाइड कर दिया गया है। इसके पीछे एक बेहतर रीज़न है, इसके पीछे एक सॉलिड रीज़न है, इसलिए ऐसा किया गया। नहीं तो इस डॉक्यूमेंट को, किसी भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को 20 साल तक डिक्लासिफाइड नहीं किया जाता है, लेकिन इसे समय से पहले डिक्लासिफाइड कर दिया गया। उसके पीछे एक बेहतर, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस वजह से ऐसा किया गया। तो उसको वे थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि गवर्नमेंट का क्या व्यू है इसको लेकर और क्यों गवर्नमेंट ने ऐसा किया। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली हमारा मकसद था कि हम अमेरिकन पीपल है, अमेरिकन के जो लोग हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें, अपने अलाइज के साथ कम्युनिकेट कर सकें, अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट कर सकें और उन्हें ये बता सकें कि जो हमारा कमिटमेंट है, स्पेशली यूएसए का जो कमिटमेंट है इंडो पैसिफिक रीजन को लेके कि उसे फ्री रखना है, लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक फ्री और सेफ रखना है और इसके लिए हम ऐसा सोचते हैं, ये हमारा मानना है। तो इसलिए हमने इस डॉक्यूमेंट को डिक्लासिफाइड किया ताकि लोग सोच सकें कि हम इसे फ्री और ओपन रखना चाहते हैं। तो जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो पूरी तरह से फ्री रहे और पूरी तरह से सबके लिए खुला रहे। इस वजह से हमने इस डॉक्यूमेंट को डिक्लासिफाइड किया ताकि सबको ये चीज़ें पता चल सके। अब एक अंकित पांडे जी हैं, एक सीनियर फेलो हैं न्यूक्लियर पॉलिसी प्रोग्राम में। इन्होंने बोला है कि अगर मैं फ्रैंकली कहूँ तो इसे समय से पहले डिक्लासिफाइड करने का मतलब ये कतई नहीं हुआ कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ बच जाएंगे, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अब कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो ये इस समय की गवर्नमेंट की अपनी सोच है और इसको उन्होंने डिक्लासिफाइड किया है। तो ये पूरी तरह से इस गवर्नमेंट के साथ ही चीज़ें खत्म हो जाएंगी। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब आएगा तो उसके हाथ बते रहेंगे और वो मजबूर होगा इस एक्शन को लेने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ या इस तरह की संभावना मुझे बन रही है कि ये जो प्रयास किया गया है, कुछ जो आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें से कुछ लोगों के द्वारा ये किया गया है ताकि वो ये बता सके कि पॉलिसी को लेके उनके दिमाग में कितना क्लियर कट व्यू है, यानी कितनी क्लियर कट सोच है इस पॉलिसी को लेके। ये क्लियर कट पॉलिसी है और पूरी तरह से पब्लिक में है। तो ये कुछ लोग जो उस एडमिनिस्ट्रेशन की उनकी ये सोच थी जिसको उन्होंने ऐसा किया, लेकिन इस डॉक्यूमेंट में ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा गया या ये डॉक्यूमेंट ऐसा कुछ भी नहीं बोलता जिससे पता चल सके कि उसकी जो भविष्य की जो स्ट्रेटजी होगी वो कैसी होगी, भविष्य की स्ट्रेटजी कितनी शानदार होगी, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं बोला गया। तो इस डॉक्यूमेंट को देख के नहीं बोल सकते कि वैसे की भविष्य की जो स्ट्रेटजी होगी वो कितनी क्लियर कट होगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसमें बहुत सारे डिसएग्रीमेंट है इस पूरे डॉक्यूमेंट में, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिससे लोग बहुत हद तक असहमत हो सकते हैं। और ये जो डिक्लेयर किया गया है गोल को लेके कि अमेरिकन की जो स्पिरिट्स है या अमेरिका जो पूरी तरह से चारों तरफ फैलना चाहते हैं या उनके जो लिबरल वैल्यूज़ है जिसको पूरी तरह से चारों तरफ फैलाना चाहते हैं, ये इससे सारे लोग सहमत नहीं है। इससे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत हद तक डिसएग्रीमेंट करते हैं और उनका जो ह्यूमन राइट्स को लेके जो व्यू है वो पूरी तरह से इनकम्प्लीट है, उसकी लैंग्वेज पूरी तरह से इनकम्प्लीट है। जो बोला गया ह्यूमन राइट्स को लेकर चीज़ें पूरी तरह से गायब है। तो कहीं भी ये पता नहीं चल रहा है कि ह्यूमन राइट्स को लेकर अमेरिका क्या सोचता है, जबकि ह्यूमन राइट्स का होना सबसे ज़्यादा अमेरिका विरोध रहता है। तो इस डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस डॉक्यूमेंट में जितनी भी चीज़ बोली गई है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे खुद वहाँ के लोग डिसएग्रीमेंट करते हैं, वहाँ के लोग इस बात से सहमत नहीं है। तो फिर से ऐसा पांडा जी अपने स्टेटमेंट में फिर से ऐसा बोल रहे हैं कि इसमें सरप्राइज़ नहीं किया जा सकता कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो अभी जाने वाला है वो चीज़ों को लेकर क्या सोचता था। तो क्योंकि वो चीज़ों को लेकर जो सोचता था वो बहुत पहले से क्लियर था। उसकी सोच चाइना को लेकर जो थी, उसकी सोच इंडिया को लेकर जो थी, या उसकी सोच नॉर्थ कोरिया को लेकर जो थी या रसिया को लेकर जो थी, वो बहुत हद तक शुरू से क्लियर थी। वो किसी भी चीज़ को वो लोग छुपाते नहीं थे, चीज़ों को उन्होंने साफ साफ रखा है और हर एक मंच पर रखा है। तो इसमें सरप्राइज़ नहीं करना चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट आया उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, ये बहुत हद तक क्लियर था पहले से। तो ये सारी एक क्लैरिफिकेशन पांडा जी के द्वारा दिया गया जब वो एनालिसिस कर रहे थे इस डॉक्यूमेंट में तब। तो इस डॉक्यूमेंट में जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है जिसे डिक्लासिफाइड कर दिया गया, इसमें आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस डॉक्यूमेंट को मैं ठीक से जिसे डिक्लासिफाइड किया गया था उसे ठीक से मैं आपको समझा पाया हूँ। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलता हूँ एक नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।